जय जिनेंद्र। मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी यंगिस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें जिससे आप स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके। तो आज जिस तरह से आज हम बात करेंगे कि शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। हालांकि लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को दांत या मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतें आती रहती है। दांतों से जुड़ी ये समस्याएं हर बार इतनी आम नहीं होती जितनी कि हम समझते हैं। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राशि जैन की, जो कि एक डेंटिस्ट के साथ साथ मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2019 और बेस्ट इंस्पिरेशन कॉस्ट्यूम मिसेस वर्ल्ड लास वेगस 2019 रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है। आदिनाथ टीवी के साथ आप जुड़ी हैं। हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं और जिस तरह से आज हम दांतों की समस्या के लिए बात करने वाले हैं और आपका खुद का क्लिनिक भी है, तो किस तरह से आप प्रैक्टिस करती हैं और कैसे कैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं? जी, तो मैं पिछले 12 साल से डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस में हूँ और हाल ही में 3 साल पहले मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया है जिसका नाम जैन स्पेशलिटी क्लिनिक है, जो नोएडा सेक्टर 50 में है। और इस क्लिनिक का जो एक मेन मकसद है वो यही है कि हम डेंटिस्ट्री की सबसे उम्दा नॉलेज दे पाएँ, सबसे उम्दा ट्रीटमेंट दे पाएँ, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे पाएँ, अवेयरनेस बढ़ा पाएँ। और मेरे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। कुछ लोग जो इस बारे में जानते हैं गूगल करके आते हैं, कुछ लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर हमारा मेन मोटिव यही होता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट हम ट्रीटमेंट दे पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ और एक खूबसूरत मुस्कान दे पाएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह से लोगों की सेवा में जुड़ी हुई हैं और जैसे कि आप इतने सारे, ना सिर्फ आप डेंटिस्ट हैं बल्कि आपने इतने सारे अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। तो लेकिन हम आते हैं कि दांतों की बात कर रहे हैं, हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं, दांतों के दर्द को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं, सबसे पहला सवाल जो मेरा यही है कि दांतों की समस्या क्यों उभरती है, क्यों लोगों को दांतों का दर्द होता है? ये बहुत ही अच्छा एक सवाल आपने पूछा है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं या इस बारे में जान नहीं पाते हैं कि दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारे दांत की पहली परत होती है, जिसे हम इनामल कहते हैं, वो काफ़ी सख्त होती है। उसको किसी भी तरह से घुलने में या किसी भी एसिड को उस पर काम करने में, जो बैक्टीरियल एसिड होते हैं, काफ़ी समय लगता है। तो 30 से 40% जब उसमें डैमेज हो जाता है तभी वो सेकेंड लेयर में जाती है, जिसमें हमको सेंसिटिविटी या पेन महसूस होता है। तो शुरू की जो दिक्कत शुरू हुई, लोगों को वो मालूम नहीं चलती और उनको लगता है हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ हैं, और वो तभी आ पाते हैं जब उसमें कुछ स्तर पर डैमेज हो चुका होता है। तो हम इसीलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप 6-8 महीने में एक बार चेकअप कराएं, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपका डेंटिस्ट आपको देख लेगा और आपको बताएगा कि उसका क्या ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से आपने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से कि कैसे उनको कितने महीने में जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जो है नहीं जाते हैं। और मैं एक सवाल जो ये भी है कि लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते क्यों है? क्योंकि अगर पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और कुछ गाइनो की प्रॉब्लम हुई तो महिलाएं चली जाती हैं। लेकिन दांतों की समस्या ऐसी समस्या है जो कि बच्चों को भी होती है, महिलाओं को भी होती है, पुरुषों को भी होती है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जाने से डरते क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि दांतों का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और दांतों का ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उसमें आपको कोई बेहोशी नहीं की जाती, या एक इलाज नहीं होता कि आपने दवाई खाई और सारा ट्रीटमेंट हो गया आपका। इसमें प्रोसीजरल होता है, आपकी आंखें खुली रहती हैं, आपकी चेतना भी पूरी रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझती हूँ कि लोगों में एक डर है कि मुझे दर्द होगा या मेरे साथ क्या होगा, मैं उसको सह पाऊँगा या सह पाऊँगी नहीं। और इसके बारे में अवेयरनेस एंड नॉलेज है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये होता है कि इजी वे ढूंढते हैं, निकलवा ही देते हैं। इसमें क्यों हमको बार बार आना है, क्यों इंजेक्शन लेना है, क्यों इतने पैसे खर्च करने हैं। तो तमाम तरह की एक माइंडसेट सेट हो चुका है, जो कि मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं एक धारणा, एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ लोगों को डेंटिस्ट्री के प्रति, उनके दांतों के प्रति। तो इस डर से बाहर आके एक बार आएँ, अपने डेंटिस्ट से बात करें, कम्युनिकेट करें, अवेयर हूँ, और फिर डिसाइड करें कि आपके लिए क्या वाकई दांत निकलवाना एक अच्छी चॉइस है, क्या डर के कारण इस ट्रीटमेंट से भागना एक अच्छी चॉइस है। तो वो डिसीजन आप खुद ही लेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभी डॉक्टर राशि आपने बताया कि किस तरह से लोग जो है दांत उन्हें निकलवाना ज़रूरी है या नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जाता है और क्योंकि डेंटल जो होते हैं अलग अलग तरह के डेंटिस्ट होते हैं और वो उनके दांत को निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये ख़राब हो गया। तो ऐसे में किस तरह से एक अच्छा डेंटिस्ट चुनना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है।
देखिए, आप सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जैसे आपके शरीर के बाकी अंग हैं वैसे ही दांत भी हैं। हम उसको सिर्फ एक नेल समझ के काट नहीं सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आज आप अपनी एक उंगली हटवा दीजिए, क्या आप हटवा देंगे? क्या आज आप अपनी किडनी निकलवा दीजिए? आप 10 बार सोचेंगे, 10 डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो आप एक अपना दांत कैसे निकलवा सकते हैं? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो दांत आपके लिए क्या कर रहा है। मैंने देखा है लोगों को आंसुओं से रोते हुए जब वो अपने पूरे पूरे दांत खो देते हैं और खा नहीं पाते हैं। पर वो स्थिति आने से पहले मैं कहती हूँ कि आप अवेयर हो जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्या पता वो सिर्फ फिलिंग से या कुछ एक माइनर ट्रीटमेंट से ही आपके दांत स्वस्थ कर दे और आपको वो नौबत ही ना आए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो फर्स्ट मोलर होता है, मैं कितने पेशेंट्स को देखती हूँ जो हमारी पहली दाढ़ होती है उससे ही हम 60 to 70% खाना खाते हैं। बाकी दांत अलग अलग उनकी परसेंटेज है कि कौन कितना हेल्प करता है च्यूइंग में, और लोगों को 1 मिनट लगता है इसको निकाल दीजिए। अगर उनको ये मालूम होगा कि ये निकलने के बाद मैं खाना नहीं खा पाऊंगा या खा पाऊंगी, क्या वो निकलवाने देंगे? और ऐसे में क्या डॉक्टर राशि, एक सवाल ये भी है जो कि आम लोगों के मन में भी होता है कि अगर हम दांत निकलवा देंगे तो क्या हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं दांत अगर निकलवाने के बाद? निकलवाने के बाद बीमारियों का ये है कि जब आप खाने को च्यू नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक, आप उसको आधा च्यू कर पाएंगे या किसी भी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आप उसको चबाएंगे, किसी तरह निगलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी आंतों पर इफेक्ट पड़ेगा। आपकी आंतों पर इफेक्ट पड़ेगा तो डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट होगा, डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट होगा तो आपके बाकी सिस्टम इफेक्ट होंगे। तो ये एक पूरा सर्कल है जो एक सिर्फ दांतों की कमी के कारण शुरू हुआ है। हम बच्चों को क्यों पिसा हुआ खाना देते हैं? क्योंकि उनके दांत नहीं हैं। क्यों हम उनको पूरा सॉलिड खाना नहीं दे सकते? और क्यों हम धीरे धीरे उनको बड़ा ज़्यादा सख्त खाना देने लगते हैं? क्योंकि उनके दांत आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक यही फैक्टर होता है। और हम उन दांतों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि उनको निकाल दीजिए, वापस से बच्चे बन जाइए और वही सेमी सॉलिड खाइए। क्या इतना बड़ा शरीर सेमी सॉलिड खाने पे क्या इतना हेल्दी रह सकता है? ये सोच मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप सोचें कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से अभी हम बीमारियों की बात करें कि दांत निकलवाने से क्या बीमारी होती है, और ऐसे में दांत के दर्द को, या एक दिन दर्द हुआ तो अगले दिन किसी ने दवाई ले ली और उसको वहीं पे छोड़ दिया, फिर 2-4 दिन के बाद दर्द हुआ, लोग इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है और इस तरह से कई जगह पढ़ा भी कि दांतों की एक प्रॉब्लम की वजह से हम हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं। इसका एक ये मूल जो इसका रीज़न है वो ये है कि हमारी पूरा शरीर और ख़ासकर हमारी ओरल कैविटी बैक्टीरिया से बनी हुई है। तमाम तरह के बैक्टीरियाज हमारे मुंह में हैं, अच्छे और कुछ बुरे। कुछ लोगों के मुंह में बुरे बैक्टीरियाज की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है, इसी कारण उनके मुंह में डेंटल केरीज ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा दांत गलते हैं या उनमें केरीज लगती हैं। तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो ओरल हाइजीन से रिलेटेड है कि आप अपने दांतों को कैसे सफाई रखते हैं, कैसे कैसे आप खाना खाते हैं, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है। ये अगेन एक पूरा सर्कल है कि आप अपने मुंह में अच्छे बैक्टीरियाज को कितना परसेंटेज एक्ट करने देते हैं और कितना ख़राब बैक्टीरियाज को आप मौका देते हैं कि वो आपके दांतों पे इफेक्ट करें। तो यस, अगर आप अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ये दांत के दर्द, दांत की प्रॉब्लम काफ़ी स्तर तक कंट्रोल हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और इसके निवारण के लिए बात करनी चाहिए। तो सारा का सारा हमारा जो ओरल कैविटी है वो एक बैक्टीरिया का पूल है। कुछ उसमें अच्छे बैक्टीरियाज हैं और कुछ उसमें खराब बैक्टीरियाज हैं। अगर हमारी ओरल कैविटी में खराब बैक्टीरियाज का पूल ज़्यादा रहेगा तो टेंडेंसी है कि वो हमारे हार्ट तक भी जा सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ के ब्रिंक पर हैं या कुछ कमज़ोर उनके हार्ट हैं, तो उस स्तर पर वो बैक्टीरियाज एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन के आपके हार्ट पर अटैक करते हैं और आपकी स्थिति को और गंभीर बनाने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट या हार्ट पेशेंट या कोई भी अलग तरह के सिस्टम डिजीज़ वाले पेशेंट को रिकमेंडेड है कि वो अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, वहाँ पर खराब बैक्टीरियाज का पूल ना होने दें। जी बिल्कुल। और ना होने दी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि किस तरह से दांतों को, दर्द को, मसूड़े में जो ब्लीडिंग होती है उसको लोग इग्नोर करते हैं। अब जब मैंने ब्लीडिंग की बात की है तो कई बार अक्सर देखा गया कि लोगों के दांतों से खून आना शुरू हो जाता है और मसूड़ों से खून आता है। इसकी क्या वजह होती है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और क्या इलाज है इसका?
जी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर लोग फेस करते हैं, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, और यही रूप ले लेता है आगे पेरियोडोंटाइटिस का, जिसको लेमैन एक पायरिया की तरह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे दांतों के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है कम मात्रा में, और जब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो हमारे मसूड़े सूजने लगते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल हमारा हेल्दी क्लेविकुलर फ्लूइड होता है दांत और मसूड़े के बीच की जो 1 से 2 mm की रेगुलर जगह होती है वो ब्लॉक होने लगती है। ब्लॉकेज के कारण मसूड़े सूजने लगते हैं। अगर उसी लेवल पे भी हम उसको ठीक नहीं करते तो वहाँ पर जमावट होने लगती है कैलकुलस की, और वो कैलकुलस आपकी अंदर की हड्डी को और जो मसूड़े हैं उनको कमज़ोर करने लगता है और पायरिया का रूप ले लेता है। तो इस चीज़ को उस लेवल तक ना ले जाएं, और उसको आप जल्द से जल्द, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। वो आपको सही टूथपेस्ट, सही ब्रशिंग टेक्निक, और उसको आपको क्या ट्रीटमेंट प्लान रहना चाहिए, या आप क्या गलत या सही कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, वो सब वो आपको बताएंगे। जो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर राशि हमें तमाम वो जानकारियां दे रही हैं जिससे आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, और जिस तरह से आपको जो समस्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारियां मिल रही हैं। तो डॉक्टर राशि, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा अगला सवाल, जिस तरह से आपने ब्रशिंग को लेकर बोला है, और आजकल देखा गया है कि अलग अलग तरह के ब्रश जो है वो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, डेंटिस्ट जो होते हैं। तो कई लोगों को जो आजकल जो ब्रश आ गया है जिसको डिजिटली ब्रश होता है, लोग उसको मतलब वो स्टार्ट होता है, मशीन वाला ब्रश होता है, तो क्या वो लोगों को यूज़ करना चाहिए, या फिर उसके कोई नुकसान, या फिर क्या फ़ायदे हैं हमें? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मैनुअल, मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें मैनुअल ब्रशिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमारे पूरे कंट्रोल में होती है, उसकी मूवमेंट से लेकर, उसकी प्रेशर से लेकर, और उसका डायरेक्शन से लेकर। बाकी जो हमारे ये मोटराइज्ड आजकल बैटरी वाले जो जिसको कह सकते हैं आप ब्रश आते हैं, ये बेसिक जो हम लोग यूज़ करते थे वो जीरियाट्रिक पेशेंट, बुज़ुर्गों के लिए जिनका कंट्रोल अभी है नहीं, या हैंडीकैप पेशेंट्स के लिए जिनका कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पर और हाथ पर, या बच्चों के लिए जो उतने सजग नहीं हैं कि किस तरह से हम ब्रश करें। हालांकि ये बहुत ट्रेंड में है, बट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। मैं समझती हूँ आप मॉडिफाइड बास टेक्निक जो प्रख्यात है, एक नई टेक्निक है कि हम किस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए, वो आप फॉलो करें, और 2 टाइम ब्रश करें। एक अपने ब्रश को 3 महीने में बदलें, सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ करें, बिल्कुल ऐसे कपड़ों की तरह नहीं घिसना है अपने दांतों को, बहुत हल्के प्रेशर के साथ, जो एक रेगुलर प्रेशर है उससे आप क्लीनिंग करें, उतना काफ़ी होता है। मटर के दाने के नाप का आप पेस्ट लें, पूरा इतना भर के पेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और पेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपको किस तरह का पेस्ट यूज़ करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको आपके डेंटिस्ट ने कोई मेडिकेटेड पेस्ट नहीं रिकमेंड करा है, आपको नॉर्मल पेस्ट यूज़ करना चाहिए। कोई भी फ्रेगनेंस, कोई भी टेक्सचर, कुछ भी आपको जैसा भी पसंद है आप उसको यूज़ करें, जस्ट अ मीडियम, कि हम उसको उस ब्रश को कैसे हम उस मीडियम के साथ मूव करें। अदरवाइज़ उसका कोई ख़ास इस तरह का रोल नहीं होता है। डेफिनेटली अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग आते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स के साथ। जो बिल्कुल डॉक्टर राशि, जिस तरह से आपने बताया कि 3 महीने में लोगों को ब्रश यहाँ पर चेंज करना चाहिए, लेकिन अक्सर भारतीय लोगों को, या हम कहते हैं इंडियंस लोगों को, ऐसा रहता है कि ब्रश, अगर आप किसी के घर भी जा रहे हैं तो ब्रश एकदम टूट गया है, वो उसे तब भी यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बात की कि कोलगेट कितना लेना चाहिए, या जो पेस्ट है हमारे दांतों को साफ करने के लिए, वो उसकी भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, लेकिन लोग अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या ये सारी भी चीज़ें हमें हमारे दांतों को प्रॉब्लम कर सकती हैं? देखिए, ध्यान नहीं देते की बात नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, और ये सब कहीं किसी को, जिस चीज़ को कोई किसके बारे में मालूम ही नहीं है, वो कैसे इस चीज़ की जानकारी लेंगे। ये जानकारी आपको आपका डेंटिस्ट ही देगा। और आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई कि हम अपने ब्रश को बहुत पुराना कर देते हैं। मैं अक्सर, मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रश तो 2 महीने में ही ख़राब हो गया है, 3 महीने में ख़राब हो गया है। देखिए, रिकमेंडेड 3 महीने होता है, बट मैं समझती हूँ कि जो पेशेंट्स अपना ब्रश को सुबह सुबह रोज़ देखें, कई बार आप देखेंगे कि वो पूरा फ्लावर की तरह खिल जाता है। दैट मीन्स आप बहुत एक्सेसिव प्रेशर यूज़ कर रहे हैं उस अपने ब्रश पे, दांतों के ऊपर। वो आपको नहीं करना चाहिए। जब आप 3 महीने बाद अपना ब्रश डिस्कार्ड करें तो एक वो ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल घिस गया है, खुल गया है, या उसके चिथड़े उड़ गए हैं। इस तरह का ब्रश कृपया करके अपने मुंह में ना डालें। और तीसरी बात, एक जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आप ब्रश यूज़ करने के बाद कहीं रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आप किस जगह अपने ब्रश को रख रहे हैं। क्या वो कमोड के बहुत पास तो नहीं है,
क्या वहाँ पर और बैक्टीरियल एक्टिविटी तो नहीं है, क्या वो कंघे के पास तो नहीं रखा है। आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि लोग ब्रश किया और उसको कहीं भी रख देते हैं, वो कहीं भी गिरा हुआ है। जनरली जो वॉश बेसिन होता है उसके टॉयलेट सोप के पास भी रखा होता है। सो ये आपके मुंह में जाने वाली चीज़ है, इसका स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार मैंने देखा है वो कवर भी आते हैं दांतों के ऊपर, बट अगर आप गीले ब्रश को उसके अंदर कवर करके रख देंगे तो वो भी एक बैक्टीरिया का कारण बनता है। तो अपने ब्रश को थोड़ा ड्राई करके, छिड़क के और एक उसको साफ़ सुथरी जगह पर अलग से रखें और उसको सुबह मुंह में डालने से पहले एक बार उसको ज़रूर उसका मुआयना करें कि क्या उसकी स्थिति में आपका ब्रश है। कई बार ब्रिसल्स के अंदर जाके आप साइड में देखेंगे कई बार छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर दैट वंस आप नींद में होते हैं, आप सीधा ब्रश उठाते हैं और मुंह में ले लेते हैं, एक बार उसको ज़रूर देखें कि क्या किस स्थिति में आपका ब्रश है और उसके बाद ही आप उससे ब्रश करें। बिल्कुल, यहाँ पे हमने ओरल हाइजीन की बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हम अब बढ़ते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की लाइफ में दांतों को लेकर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गैप को लेकर, लोगों के दांत में गैप होते हैं और कई बार ये गैप जो है उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं और लोगों को समस्या आती है और कई बार शर्म भी आती है और कई बार लोगों का आपने देखा होगा कि लोगों को चिढ़ाते भी उस नाम से कि उसके दांतों में जो गैप है उस नाम से उसका नाम रख देते। तो ये समस्या किस वजह से होती है और किस तरह से लोग इसका इलाज कर सकते हैं? सबसे पहले कि ये जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम अभी पूजा जी ने बताई, इन सभी का इलाज है और बिल्कुल है, और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। दांतों के गैप की जहाँ तक बात करें, कुछ लोगों को ये उम्र से होता है, जेनेटिक होता है, या कई बार ट्रॉमेटिक बाइट के कारण होता है कि कुछ बाइट इस तरह से कि वहाँ गैप है, या कई बार आपका पेरियोडोंटल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, दांत मोबिलिटी के कारण अगर मसूड़े आपके मजबूत नहीं है तो दांत हिलते रहते हैं, जिससे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट से पैथोलॉजिकल मूवमेंट में आ जाते हैं और गैप क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उनको ये एनालिसिस करना होगा कि आपके दांतों का गैप क्या नेचुरल है या बना है, और बना है तो किस कारण से बना है, और हमको सबसे पहले तो वो ठीक करना है। उसके बाद कि एक गैप को बंद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में एक्सपर्टीज़ रखती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि तमाम तरीके हैं बिना दांतों को घिसे आप अपने दांतों के गैप को बंद करा सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक बार जाना होगा, अपने दांत की स्माइल की एनालिसिस करानी होगी, हमें ये देखना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटिंग प्लान है। जो बिल्कुल आपने स्माइल की बात कर दी है, तो एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब इंसान को अगर देखा जाए तो उसकी खूबसूरती उसकी स्माइल से ही होती है और दांतों से भी होती है। लेकिन कई लोगों के दांत जो है, बच्चों के भी होता है कि जेनेटिक भी होता है कि उनके दांत जो है वो बड़े होते हैं और ऐसे में बैरिकेड्स जो है वो लगाते हैं। और क्या ये लगवाना सही है और क्या इससे भी कमज़ोरी जो है बच्चों को, क्योंकि अभी तो हालांकि बहुत अलग अलग तरह की प्लास्टिक्स की हो गई या अलग अलग तरह के बैरिकेड्स आते हैं, लेकिन उस टाइम पे होता था कि स्टील की रहती थी और जिससे वो पूरे जबड़ों को वो कस देती थी। तो ऐसे में क्या ये लगवाना सही है और कब लगवाना चाहिए, क्या इसकी उम्र होनी चाहिए? देखिए, बेसिकली इसे ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिटी होती है ये, कि हमारे दांत जब आड़े तिरछे होते हैं या माल ओक्लूजन में होते हैं या और भी तमाम तरह की इस तरह की स्थितियाँ आती हैं जब हमको लगता है कि ब्रैकेट्स लगवाने चाहिए। पहले अभी भी लगते हैं, स्टेनलेस स्टील के ब्रैकेट्स लगते हैं, पर अभी क्या हो गया है कि देयर आर सो मैनी अदर टाइप्स की दांतों के रंग के सिरामिक ब्रैकेट्स भी आते हैं। लिंगुअल ब्रैकेट्स, मतलब दांतों के सामने ना लग के पीछे की तरफ ब्रैकेट्स लगते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते, और उससे भी ज़्यादा आजकल क्लियर ट्रेज आ गई हैं अलाइनर्स के रूप में, जो हम प्री फैब्रिकेटेड ट्रेज हम पेशेंट के कस्टमाइज़ करके ट्रेज बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करके हर महीने वो ट्रेज बदली जाती हैं, और उसमें कोई ब्रैकेट्स कुछ कसना कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ चाहिए आपकी कॉपरेशन और कंप्लायंस कि आप उन ट्रेज को पहने और हर महीने जाके आप उनको बदलवाएं अपने डेंटिस्ट से। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी बाइट डिटरमाइन करेगी कि आपके दांतों की लाइफ कितनी रहेगी। अगर आपकी बाइट नॉर्मल नहीं है तो आड़े तिरछे तरीके से आपके दांतों को घिसेगी, कहीं पे ज़्यादा जोर देगी, कहीं पे कम जोर देगी, और वो आप जब अपनी एज 40, 45 या उससे पहले या बाद में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके दांत नॉर्मल नहीं हैं और आपको तमाम तरह की तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप समय से देखकर शुरुआत कर लेंगे, उसका एक निवारण कर लेंगे, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। और जहाँ तक बच्चों के दांतों की बात आती है कि बिल्कुल बच्चों के दांतों में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो उनको खाना खाने में दर्द हो रहा है तो वो सिंपली खाना नहीं खाएंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं खाएंगे। तो आप वो एक ग्रोइंग एज में हम नहीं चाहते हमारे बच्चे अच्छे से खाना ना खाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको दांतों में दर्द है, और वो भी ऐसा दर्द जो हम ट्रीट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे
उस पर ध्यान दें, सीरियसली लें और उसको ट्रीट कराएं। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात करी तो अगर अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने आप को तो क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हम दांत दिखा देंगे, लेकिन अभी बच्चे की उम्र नहीं है, इसके दांत मजबूत है और वो डेंटिस्ट के पास बच्चों को नहीं ले जाते क्योंकि अभी 5 साल के बच्चे के दांत में कीड़े लग जाते हैं, उसके दांत जो है वो मजबूत नहीं होते और उसके बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि क्यों खर्चा करना है दांतों के ऊपर। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो दांतों का इलाज महंगा भी है, तो ऐसे में लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो क्या बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स तो अपने दांतों के लिए भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, फिर वो तो सोचते हैं कि ये तो प्राइमरी है तो निकल ही जाएंगे, टूट ही जाएंगे, दूध के दांत हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो दूध के दांत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली बात, आपका बच्चा बहुत छोटा है और अगर उसको, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसको दांत में दर्द होगा तो वो खाएगा नहीं और वो किसी तरह से मैनेज करेगा। आधी चीज़ें आप उसको बोलेंगे, आपको लगेगा कि इसको ये अच्छा नहीं लगता है, बट असलियत में उसको दर्द हो रहा है और वो नहीं खाएगा। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्राइमरी टीथ का, वो होता है स्पेस मेंटेनेंस। दैट मीन्स हमारे दूध के दांत के ठीक नीचे हमारी परमानेंट बड्स होती हैं, मतलब परमानेंट दांतों की बड होती हैं जो गाइड करता है हमारे परमानेंट को ऊपर आने में। तो ये जो प्राइमरी टीथ हैं ये गाइड करते हैं हमारे पक्के दांतों को ऊपर आने में, और अगर ये दांत नहीं होते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो प्राइमरी टीथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, उसके फ्यूचर में आने वाले दांतों पे ध्यान दें और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको लेके जाएं और ट्रीट कराएं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभी हम बात करें तो यंग एज में भी क्योंकि एक टाइम था जब लोगों के दांत 80-80 साल तक रह जाते थे, हालांकि अब तो लोग भी इतने नहीं जीते, इतनी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दांतों को लेकर जो समस्या है वो बच्चों में अब ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों के मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, दांतों से ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या इसका हमारे खान पान से भी कोई रिलेट है? बिल्कुल, आई थिंक ये एक लाइफस्टाइल है कि हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। अल्टीमेटली बॉडी क्या है? बॉडी एक स्ट्रक्चर है जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हार्मोन्स हैं और तमाम तरह के सिस्टम हम एक साथ एक बॉडी में लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अगर हम सिर्फ दांतों का ध्यान देंगे तो और अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, या हम सिर्फ एक ही सिस्टम को ठीक रख के बाकी हमारी बॉडी ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। इट्स अ फुल बॉडी, अ फुल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप समय से नहीं सो रहे हैं, समय से नहीं उठ रहे हैं, ठीक खाना नहीं खा रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आएगा और दांतों पर भी आएगा। तो ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। मैं समझती हूँ एक डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जिएंगे तो आपको बहुत कम समस्याएं होंगी। जो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग बात है, बट आपको ये बचपन में या मिड एज में या इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होंगी। जी बिल्कुल, मतलब अपने जो हम सेहत है, जिसको हम खान पान को, हमें हर चीज़ को डिसिप्लिन रखना चाहिए और जितना हमें ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और एक समस्या जो आजकल यंग एज में देखी गई है, हम विजडम टीथ की बात कर रहे हैं कि इसकी एक एज होती है आने की। और आजकल देखा गया है कि पहले जो होता था विजडम टीथ आता था तो उसको बोलते थे अकल दाढ़, उसको हिंदी में बोलते हैं कि अकल आ गई। लेकिन अब देखा गया है कि मोस्टली लोगों को अकल दाढ़ जो है, विजडम टीथ जो है वो हटाना पड़ता है। इसकी वजह क्यों बढ़ी? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को ये टीथ हटवाना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर मैं अपने पेशेंट से मजाक करती हूँ। मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ आपको पता है इसको विजडम टूथ के क्यों कहते हैं? तो दे सेड कि क्योंकि मुझमें बहुत अकल है और जिसमें नहीं आता है उनमें अकल नहीं होती है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे ज़्यादातर जो परमानेंट टीथ हैं वो 12 से 13 या 14 साल की उम्र तक आ जाते हैं। ये अक्ल दाढ़ ही है जो 17 से 18 साल तक आती है जब हम एक अडल्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली हम बड़े हो जाते हैं जब ये टीथ आती है, तो हम उसका नाम विजडम टूथ रख दिया है क्योंकि बाकी सारे दांत हमारे टीनेज में आ जाते हैं। ये एक दांत है जो थोड़ी सी समझदारी आने पर ही आता है मुँह में। और इसकी प्रॉब्लम्स हमको अब क्यों हो रही है, तो इसका आंसर ये है कि पहले की जो जनरेशन्स थी उनके जॉज बहुत बड़े थे, उनका स्ट्रेचर भी बहुत बड़ा था, हाइट बहुत बड़ी थी, तो जॉ साइज में उतना स्पेस था कि वो 3 मोलर्स को अकोमोडेट करके और च्यूइंग में यूज़ करती थी। अब हमारे जॉ साइज छोटे हो गए हैं तो वो दांत लेकिन अभी भी है, बट उसको जगह नहीं मिलती, तो या तो वो नीचे रह जाता है या पार्शली इरप्ट होता है या साइड में या टेढ़ा मेढ़ा इरप्ट होता है। पर अक्लूजन में अगर वो हार्मनी में नहीं है ऊपर और नीचे वाले दांत में तो वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे दर्द या खाना फंसना या पॉकेट या इस तरह की। तो मैं रिकमेंड करूँगी अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है और आपके फंक्शन में आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो उसको एक्सट्रैक्ट करा लेना चाहिए। बट एक्सट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है, ये एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सपर्ट को ही करनी चाहिए। एक्सरे देखकर, ओपीजी देखकर, सब कुछ सारे आपके मेडिकल जो आपकी इश्यूज़ हैं उसको ध्यान रखकर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपको विजडम टूथ निकलवाना चाहिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी बात सुनकर वो ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर राशि, अब ये सवाल तो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने देखा है कि बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में देखी गई है सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी जैसे ठंडा पानी या फिर गर्म पानी, किसी को ठंडे से किसी को गर्म, आखिर ये क्यों होता है और उसकी क्या वजह होती है और इसका क्या इलाज है? मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम। जैसा मैंने बताया था कि हमारे जो मुंह में दांत हैं वो एक कॉम्प्लेक्स है। इनामल, उसके नीचे की लेयर्स हैं, डेंटिन, उसके नीचे हमारे दांत की सर्कुलेशन आती हैं और ये पूरा दांत एक मसूड़े में है और मसूड़े के नीचे एक बोन ने उसको होल्ड कर रखा है। तो ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम किस स्तर पर है? क्या ये दांतों की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है या ये मसूड़ों की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है? सबसे पहले तो ये हमें देखना होता है। अगर ये दांतों की वजह से हो रही है तो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमारे दांत, इनामल हमारा घिस गया है और नीचे की सेंसिटिव लेयर डेंटिन एक्सपोज हो गई है। अब उसका क्या कारण है, ये देखने की बात है। क्या हमको उसको वापस बिल्टअप करना पड़ेगा या किस तरह से उसको ठीक करना पड़ेगा? दूसरा कारण है कि क्या हमारे गम्स कमज़ोर हो गए हैं और वो नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने से हमारी जो जड़ है, दांत की जो रूट है, वो एक्सपोज हो रही है और वो सेंसिटिव हो रही है। तो इसके बहुत तमाम कारण होते हैं जो आपका डेंटिस्ट ही देखकर बता सकता है। तो जो टूथपेस्ट आते हैं, एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं जिससे आपको आराम आता है कि जो भी एक्सपोज साइट है उसको समय के लिए कुछ उसको मास्क कर देते हैं, उसको एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं ट्यूब्यूल्स को, ताकि आपके सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप जैसे ही पेस्ट बंद करेंगे आपको वो वापस से होने लगेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टूथपेस्ट आपको हेल्प कर दिया है और उसने बिल्कुल ठीक कर दिया है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम और बढ़ रही हो और बस आप एक मास्क के इल्यूजन में देख रहे हैं कि हाँ मुझे आराम आ गया है। डेफिनेटली एक टूथपेस्ट में पूरी तरह से क्षमता नहीं होती कि आपकी रूट कॉज को ठीक कर सके, तो आपको जाकर उसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राशि, आपने यहाँ पे घिसने की भी बात करी, तो और घिसने से मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया क्योंकि आजकल लोग ना टीथ को क्लीन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो कई बार ऐसे डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई ऐसी जगह से क्लीन करवा लेते हैं जिससे उनके दांत जो है वो पतले होते रहते हैं। तो क्या टीथ क्लीनिंग कराना ज़रूरी है, और अगर है तो किस किस पीरियड में इसको करवाना चाहिए? जी, ये एक तरह का मिथ कहूँगी मैं कि टीथ क्लीनिंग से दांत घिस जाते हैं या ढीले पड़ जाते हैं। इसका एक्चुअली कारण ये है कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट से, अल्ट्रासोनिक टिप्स से हम अगर क्लीनिंग करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग टिप्स होती हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को अपने ग्लव्स पे उसको चलाकर दिखाती हूँ कि ये ग्लव्स भी नहीं टियर कर सकती, फाड़ नहीं सकती, तो ये आपके इनामल को कैसे घिसेंगी। ये वाइब्रेशन से जो भी एक्सटर्नल सरफेस पे जमा हुआ कैलकुलस है उसको हटाती हैं। तो होता ये है कि उस कैलकुलस ने इस कदर आपके दांतों को छुपा लिया होता है कि आपको लगता है यही आपका रियल दांत है, पर जब वो कैलकुलस हट जाता है तो आपको दिखाई देता है कि आपके दांतों में वो गैप बना चुका है, आपके गम्स नीचे जा चुके हैं, नीचे जाने की वजह से आपके दांत हिल चुके हैं। तो वो एक रियल सिचुएशन आपके सामने आती है, रियल आपकी जो कंडीशन है आपके दांतों की वो सामने आती है और आप घबरा जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। 6-8 महीने में मिनिमम है। अगर आप बहुत अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं तो आप साल एवरी ईयर या एवरी 1.5 ईयर्स करवा सकते हैं। कुछ लोगों के दांत आधे तिरछे होते हैं जो खुद मेंटेन नहीं कर पाते, कितनी भी ब्रशिंग करें वो नहीं क्लीन कर पाएंगे उस एरिया को। उनको कई बार रिकमेंडेड होता है कि आप 3 महीने में आके लोकलाइज क्लीनिंग कराएं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी ओरल कैविटी कैसी है। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, तो देयर इज़ नो वन रूल विच विल अप्लाई टू एवरीवन। हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दैट्स हाउ आई रिकमेंड माई पेशेंट्स टू कम टू मी इन वट एवर टाइम आई फील इज़ राइट फॉर देम। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर राशि आपने बहुत कुछ हमें बताया, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से उनको दांतों की जो प्रॉब्लम है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और दांत हमारे जीवन में कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं ये शायद हमारे दर्शक आज जान गए होंगे। और आपने हालांकि हर एक टॉपिक को ले लिया जो दांतों से रिलेटेड है। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर राशि जुड़ी थी जिन्होंने आपको दांतों की समस्या से रिलेटेड वो सारी जानकारियां दी जो आप तक पहुंची और आपके लिए जरूरी भी थी। हालांकि अगले कार्यक्रम में हम अगले
अगले एपिसोड में अगले डॉक्टर के साथ जुड़ेंगे और आपके जीवन में, ताकि आप स्वस्थ और निरोगी रह सके, वो जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।